गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं इनकम टैक्स के बारे में। ठीक है जी, इनकम टैक्स में क्या है और किस तरह से ये सब चीज़ें हो रही हैं इनकम टैक्स के अंदर, आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो यह इंट्रोडक्शन है। पहले तो ऑब्जेक्टिव है कि आपको इनकम टैक्स पढ़नी क्यों है। तो एक तो मीनिंग उसका क्या है उसके बारे में, दूसरा उसके साइलेंट फीचर जो हैं वो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। प्रोसेस की कैसे आप किसी इंडिविजुअल का जो टैक्स है उसको कंप्यूट करेंगे, यानी कि उसकी गणना करेंगे। और लास्ट में है कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, लास्ट में जाके उनके बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पे हम पढ़ेंगे कि पैन नंबर का क्या मतलब होता है, बेस्ट जजमेंट क्या है, अथॉरिटीज़ कौन कौन सी हैं, वो किस तरह से आपके नॉलेज में होना चाहिए इन सब चीज़ों। उसे जैसे कि नाम क्लियर है, इनकम टैक्स यानी कि जो भी इनकम होगी उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा उसको हम इनकम टैक्स कहते हैं। और क्योंकि हम उसको डायरेक्टली जमा करते हैं अपनी जेब से, तो इसलिए उसको डायरेक्ट टैक्स का नाम दिया जाता है। क्योंकि जो दूसरा टैक्स है जैसे जीएसटी वगैरह जो आपके टैक्स हैं, उनको आप क्या करते हैं कि वो किसी प्रोडक्ट के प्राइस में ही इंक्लूडेड है, तो हम जब उसके प्राइस में इंक्लूडेड है तो हमें पता नहीं लगता कि कितने रुपए उसमें टैक्स दे रहे हैं। ठीक है, इनडायरेक्टली। यहाँ पे हम डायरेक्टली जो है टैक्स को जमा करते हैं, इसलिए डायरेक्ट टैक्स इसका नाम दिया जाता है। फिर दूसरा क्या होता है कि इनकम टैक्स निकालने से पहले कुछ एजम्पशंस हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं उसकी, आप उन सब चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, उसके बाद ही हम आगे का काम करते हैं। ठीक है, और ये हमेशा प्रोग्रेसिव रेट ऑफ टैक्स में लगेगा, यानी जिसकी इनकम कम है वो हमेशा कम टैक्स देगा, जिसकी इनकम ज़्यादा होगी वो हमेशा ज़्यादा टैक्स का पे करेगा। नाउ द साइलेंट फीचर है, जैसे मैंने आपको पहले बोला कि डायरेक्ट टैक्स है, सेंट्रल टैक्स है। ठीक है, आपको जो है प्रीवियस ईयर यानी कि जिस साल आपने इनकम कमाई और जिस साल आप टैक्स देते हैं उसको हम असेसमेंट ईयर कहते हैं, वो हमें नेक्स्ट ईयर पे करना होता है। पिछले 12 महीनों की जो हमारी इनकम है उस पर हमें नेक्स्ट ईयर टैक्स देना है। और जनरली हम यहाँ मंथ जो टाइम ड्यूरेशन हम निकालते हैं, वो टाइम ड्यूरेशन हमारा 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक चलता है। तो जैसे इस समय अभी 2023 चल रहा है और मार्च का महीना चल रहा है, तो ये 22-23 हो गया। तो 22-23 हो गया हमारा प्रीवियस ईयर, क्योंकि इसका टैक्स हमें 31 जुलाई तक पेमेंट करने को नॉर्मली जो डेट होती है, वैसे सरकार इसको बढ़ाती रहती है, ये नॉर्मल जो डेट है वो 31 जुलाई होती है। क्योंकि आपको जुलाई 31 में टैक्स पे करना है, इसलिए वो नेक्स्ट ईयर में चला जाएगा, क्योंकि 1 अप्रैल से लेके 31। तो हमेशा जो प्रीवियस ईयर की इनकम है, उन प्रीवियस ईयर की इनकम पे आप असेसमेंट ईयर में टैक्स देते हैं, जिस साल आप टैक्स को असेस कर रहे हैं। हाँ, 23-24 की जो इनकम होगी, यानी कि 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024 तक, उसकी इनकम पे आप 24-25 में टैक्स देंगे। तो प्रीवियस ईयर का मतलब कि अभी हमारा जो प्रीवियस ईयर चल रहा है। ठीक है, तो इस अगर हमें पिछले साल का टैक्स देना है, यानी कि हमें अगर 21-22 का टैक्स देना है, तो हमें अभी हमारे पास टाइम है, हम लेट पेमेंट के थ्रू उसको जमा कर सकते हैं यहाँ पे अपने टैक्स को। तो मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा प्रीवियस ईयर और आपका असेसमेंट ईयर। तो जो भी एसएससी है वो टैक्स को पे करेगा, जो टैक्स को पे करता है एसएससी है, जिसका असेसमेंट होना है। और प्रोग्रेसिव रेट ऑफ टैक्स जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ। शुरुआत जो हुई थी इनकम टैक्स की वो 1860 में हो रखी है। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए जो है ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इम्पोज किया। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें आई, तो लास्ट में जो है 1961, हम जो अब आज के दिन में जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं वो 1961 को करते हैं। और समय समय पे इस पे क्या है, कुछ चेंजेस होते रहते हैं जो हम आगे आपको बताएंगे। जैसे इस साल भी कुछ चेंज हुए हैं, नेक्स्ट ईयर कुछ चेंज होंगे, तो वो चेंजेस होते रहते हैं। टैक्स क्यों पे करना होता है हमें, क्योंकि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर इतना सारा गवर्नमेंट बनाती है, इनमें वेलफेयर काम करती है, तो गवर्नमेंट की एक ही इनकम है वो है टैक्स, तो इसलिए हमें अपनी इनकम के ऊपर टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, ये आपको बता रहा है कि इन सब चीज़ों को आपका पेमेंट करना होता है टैक्स का। आप चाहे ग्रोसरी का कोई ईएमआई का पेमेंट करें, या कहीं ट्रैवल करें, टूर करें, ठीक है, कहीं इन्वेस्टमेंट करें, तो हर जगह आपको टैक्स देना पड़ता है।
और उस टैक्स का जो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट क्या करती है कि जितने भी सारे प्रोग्राम हैं, ठीक है, जितने भी सारे प्रोग्राम चलते हैं उन सब चीज़ों को क्या करती है, यहाँ पे इम्पोज करती है, उनसे उन सब चीज़ों से काम चलाती है अपना सरकार। ये हेड है इनकम टैक्स के, सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी है, बिजनेस प्रोफेशन है, कैपिटल गेन है और अदर सोर्सेज। इन 5 हेडों से मिलके बनता है आपका इनकम टैक्स जो है। इन 5 हेड की इनकम को जोड़ के जो इनकम आएगी उसके ऊपर आपको टैक्स देना है। तो सबसे पहले आपका कंप्यूट, आप सबसे पहले ग्रॉस टोटल इनकम निकालते हैं। ग्रॉस टोटल इनकम के लिए आपके पास दिया हुआ है इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। आप इन सब की इनकम को जोड़ेंगे, जो जो इसमें इनकम है, उसके बाद हम जो टोटल निकलेगा उसको हम बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम, जिसको GTI बोलते हैं। ग्रॉस टोटल इनकम के बाद हम उसमें डिडक्शन देते हैं, गवर्नमेंट कुछ डिडक्शन, आप अगर सेविंग कर रहे हैं, LIC वगैरह ये सब, सुकन्या समृद्धि योजना में डाल रहे हैं, कहीं डोनेशन दे रहे हैं, तो वो अंडर सेक्शन 80 अलाउ है, उसमें छूट मिलेगी। जो आपकी इनकम है वो इनकम अगर 2,50,000 से ऊपर है तो ही आप उसके ऊपर टैक्स देंगे। अगर 2,50,000 से ऊपर आपकी टैक्स इनकम नहीं है तो आप उसके ऊपर कोई भी टैक्स आपको देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर 2.5 लाख रुपए मिनिमम एग्जम्पशन है, अगर उससे ऊपर की इनकम है तो उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। उससे ऊपर की इनकम नहीं है तो आपको उसके ऊपर टैक्स देने की कोई भी जरूरत नहीं है। इफ एनी एडवांस टैक्स और TDS शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम द सैलरी, ये आप उसमें से माइनस कर देंगे जितना आपकी टैक्स लायबिलिटी आएगी। ये असेसमेंट ईयर है अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 29। इनकम टैक्स असेसमेंट ईयर इज ए पीरियड ऑफ 12 मंथ which is start from the 1st April of every year and end 31st March of next year. Previous year क्या होता है? The income tax is levied on the net income, taxable income of previous year. ये previous year section 3 में इसके definition दी है। Is the year in which the income is earned. Previous is a period of the maximum 12 month which is to be end on 31st March, ठीक है। Previous is also called the financial year or accounting year. Person, important definition, person अंडर सेक्शन 231 के अकॉर्डिंग है कि वही पर्सन, इसमें हम एक इंडिविजुअल भी आता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी आती है, कंपनी को भी हम पर्सन मानते हैं, फर्म को भी हम पर्सन मानते हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन को भी हम जो है पर्सन मानते हैं, बॉडी ऑफ पीपल्स को भी हम पर्सन मानते हैं, और लोकल बॉडी जैसे आपकी नगर पालिका है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह, इन सबको भी हम इसमें पर्सन मानते हैं। SSC under section 27 of income tax, person who is liable to pay tax is called SSC. Deemed SSC, SSC who will liable to pay of another persons like legal representative on the death of the other person, उसको हम कहते हैं deemed SSC. deemed यानी कि माना हुआ करदाता जिसको होता है। सपोज अगर कोई टैक्स पेयर है किसी घर में और किसी वजह से अगर वो एक्सपायर हो जाता है, या वो इस स्थिति में नहीं है कि उसका यानी कि मेंटली डिसेबल भी अगर वो हो जाता है, तो उसका जो रिप्रेजेंटेटिव है, लीगल जो रिप्रेजेंटेटिव है, वो उसको टैक्स देगा। अगर सपोज उसके घर में वाइफ है, शादीशुदा है, वाइफ है, तो वाइफ को लीगल रिप्रेजेंटेटिव माना जाएगा। और अगर वाइफ भी इस स्थिति में नहीं है कि वो टैक्स पे कर पाए, तो उनका जो बड़ा बेटा होगा उसको जो है, या बेटी जो होगी उसको, वो टैक्स उसकी जगह पेमेंट करेगी। तो उस केस में हम इनको बोलते हैं डीम्ड एसएससी। एक इंपॉर्टेंट होता है एसएससी इन डिफॉल्ट। तो एसएससी इन डिफॉल्ट का मतलब, फॉर एग्जांपल, इट इज अ ड्यूटी ऑफ बैंक मैनेजर टू डिडक्ट अ टैक्स एट सोर्स आउट ऑफ द एम्प्लॉय, ठीक है। जो उसके एम्प्लॉय हैं उनकी सैलरी से जो टैक्स डिडक्ट करेगा वो काम है बैंक मैनेजर का। सैलरी एंड द डिपॉजिट इनटू द ट्रेजरी अंडर द प्रोविजन ऑफ एक्ट। ये है कि सपोज हम यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, तो ये हमारे प्रिंसिपल का काम है कि वो हमारी सैलरी से इनकम टैक्स डिडक्ट करे और उसको पोस्ट ऑफिस में, उसको ट्रेजरी में जाके उसको जमा करे। इफ ही does not deduct it or does not deposit into the treasury, he will be SSC in default. अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसको SSC in default माना जाएगा, जिसको बैंक मैनेजर को या जो आपका एम्प्लॉयर है उसको, क्योंकि ये उसका काम है कि वो आपकी जगह टैक्स पे करे। नाउ द इनकम की कोई सर्टेन डेफिनेशंस नहीं है, ठीक है। सर्टेन डेफिनेशन
बट लेकिन अंडर सेक्शन 224 में दिया है कि सर्टेन एक्टिविटीज इंक्लूडेड इन द इनकम लाइक प्रॉफिट है, गेन है, एनी इंटरेस्ट है, सैलरी है, कैपिटल गेन है, एनी रिसीव फ्रॉम लॉटरी गेन, पजल्स एक्सेट्रा, ये सब चीजें जो है उसको हम इनकम में मानते हैं। कुछ इनकम होती है कैजुअल इनकम, यानी कि जो सर्टेन नहीं होती हैं या रिकरिंग नहीं होती है नेचर में, यानी कि बार बार, जैसे बाय चांस और विदाउट एनी pre-expectations or accidentally gets any incomes which is of non-recurring income in the nature, it is treated as a casual income like income from lottery है, horse race है, crossword puzzles है, playing cards है, कौन बनेगा करोड़पति से जीते आप, आपको अगर कुछ इस तरह का आपने अचानक से कहीं रास्ते में जा रहे हैं और आपको कोई पैसे मिल गए, तो उन सबको हम कैजुअल इनकम मानते हैं। अब इंपॉर्टेंट ये है कि जो टैक्स लायबिलिटी है वो किस हिसाब से डिसाइडेड होगी। तो टैक्स लायबिलिटी डिसाइडेड होने के लिए उस पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो रेजिडेंशियल स्टेटस पता होने के लिए ये एक सिचुएशन दी है यहाँ पे। तो एसएससी आपके पास जो है, एक है सबसे पहले आपका ये है इंडिविजुअल, उसके बाद है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, फिर एक कंपनी फॉर्म और एसोसिएशन। जो इंडिविजुअल है वो इंडिविजुअल या तो रेजिडेंट होगा या नॉन रेजिडेंट होगा। पहले हम ये डिसाइड करेंगे कि वेदर ही विल रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, क्या वो निवासी है या अनिवासी। तो इसके लिए कुछ कंडीशंस है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। जब अब आप ये डिसाइड कर ले, अगर वो नॉन रेजिडेंट है तो बात खत्म, लेकिन अगर रेजिडेंट है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि वो साधारण है या फिर असाधारण है, यानी कि ऑर्डिनरी है या नॉट ऑर्डिनरी है, ये चीज हम उसमें देखेंगे। इसी तरह हम एचयूएफ का निकालेंगे, उसको भी हम देखेंगे कि रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। नॉन रेजिडेंट है तो बात यहीं पे खत्म, अगर रेजिडेंट है तो किस तरह की रेजिडेंट है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ऑर्डिनरी है या नॉट ऑर्डिनरी। कंपनी फर्म और एसोसिएशन ऑफ पर्सन या तो रेजिडेंट हो गए या नॉन रेजिडेंट, ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी नहीं होंगे। ठीक, अब कंडीशन आती है इंडिविजुअल की अंडर द सेक्शन 6(1). बेसिक कंडीशन है और एडिशनल कंडीशन है। बेसिक कंडीशन किस लिए है, आपको ये डिसाइड करने के लिए कि वेदर यू आर अ resident or non-resident. If an SSC stay more than 182 days in India in a previous year, पहली कंडीशन, अगर वो भारत में 182 या इससे ज्यादा दिन रह रहा है, ठीक। और दूसरी कंडीशन है if he has been in India in 365 days during the 4 immediate preceding year, the previous year or 60 days in previous year। यानी पहली कंडीशन क्या है कि वो 182 दिन, पिछले साल 182 दिन जो है भारत में रहा। दूसरी कंडीशन क्या है कि वो 365 दिन 4 सालों में, प्रीवियस ईयर से पहले के 4 सालों में वो 365 दिन यानी कि 1 साल भारत में रहा हो, या फिर करंट ईयर में 60 दिन इंडिया में रहा। अगर इन दोनों में से इफ सेटिस्फाई एनीवन ही विल ट्रीटेड एज अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया, अगर इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन वो फुलफिल करता है तो वो भारत में रेजिडेंट माना जाएगा। अगर दोनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं करता है, इफ द बोथ द अबव कंडीशन आर नॉट फुलफिल्ड, द इंडिविजुअल ट्रीटेड एज अ नॉन रेजिडेंट, हम उसको नॉन रेजिडेंट मानेंगे। ठीक, अब जब आपने उसको डिसाइड कर दिया कि भाई वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, अब आप आ गए इधर आ गए किसमें, एडिशनल कंडीशन में। एडिशनल कंडीशन आप कैसे डिसाइड करेंगे, उसके लिए भी दो चीजें हैं। इफ एन एसएससी स्टे एटलीस्ट 2 ईयर आउट ऑफ 10 ईयर्स इमीडिएट प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, यानी कि प्रीवियस ईयर से ठीक पहले के 10 सालों में 2 साल वो इंडिया में रहा। ठीक है, 10 साल में 2 साल इंडिया में रहा हो। दूसरी है इफ एन एसएससी स्टे एटलीस्ट 730 डेज ड्यूरिंग द 7 ईयर इमीडिएट प्रीसीडिंग टू द प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर से 7 साल में 730 दिन या फिर 10 साल में 2 साल अगर वो इंडिया में रहा। अगर वो इन दोनों कंडीशन को फुलफिल करता है, इफ बोथ द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड बाय द इंडिविजुअल ट्रीटेड एज ए ऑर्डिनरी रेजिडेंट, अगर ये दोनों, कौन सी, एडिशनल वाली, अगर एडिशनल दोनों कंडीशन फुलफिल करता है तो हम उसको मानेंगे कि ये ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। और अगर इन दोनों में से कोई भी नहीं मानता या कोई एक भी मान ले, इफ नो और एनी वन कंडीशंस आर सेटिस्फाइड बाय द एसएससी ट्रीटेड एज अ नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो ये एक रेजिडेंशियल स्टेटस है इंडिविजुअल का।
कि हम किसी इंडिविजुअल को रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे, जो मैंने बताया था पहले, आप रेजिडेंट, इसके लिए आपने बेसिक कंडीशन रखी है कि वो 182 दिन भारत में रहा हो, ठीक है, या फिर 4 साल के में 365 दिन और करंट ईयर में 60 डेज अगर इंडिया में रहा हो। अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो वो रेजिडेंट हो जाएगा, और कोई भी नहीं करता तो नॉन रेजिडेंट हो जाएगा। जब रेजिडेंट हो जाएगा तो फिर ऑर्डिनरी के लिए दोनों एडिशनल कंडीशन फुलफिल होना जरूरी है, दोनों में से कोई एक नहीं करता है तो वो नॉन रेजिडेंट हो जाएगा। अब आते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पे। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जैसे आप नाम से ही क्लियर हो रहा होगा, ये वो फैमिली है जो डिवाइडेड नहीं है और फैमिली बिजनेस किसी का चलता है। तो पहले उसके लिए आपको होना पड़ेगा रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। तो इफ HUF कंट्रोल एंड मैनेज फ्रॉम इंडिया वेदर इज पार्टली और फुल्ली, अगर वो इंडिया से कंट्रोल, उसका मैनेजिंग और डायरेक्टिंग सब इंडिया से हो रहा है, चाहे वो पार्सली क्यों नहीं है, कुछ भी पोर्शन, अगर कोई भी डिसीजन मेकिंग इंडिया से हो रही है तो इट बिकेम ए रेजिडेंट। ठीक, अगर इसका इफ HUF कंट्रोल एंड मैनेज फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द इंडिया तो इट वुड बी नॉन रेजिडेंट। ठीक है, तो HUF का तो कंट्रोल एंड मैनेजिंग से है, अगर पार्टली भी इंडिया से हो रहा है तो वो रेजिडेंट माना जाएगा। फिर ऑर्डिनरी है या नॉट ऑर्डिनरी है, इसके लिए जो कर्ता ऑफ फैमिली है, यानी कि जो फैमिली का हेड है, हम उसके बारे में बात करेंगे। इफ द कर्ता ऑफ HUF इज ऑर्डिनरी रेजिडेंट, HUF treated as ordinary. If कर्ता HUF is not ordinary, तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी नॉट ऑर्डिनरी हो जाएगी, यानी कि वो एडिशनल कंडीशन वाला यहाँ पे रूल अप्लाई हो जाएगा। नाउ दी कंपनी, तो कंपनी का है 3 चीजें आपको देखनी है। एक, प्लेस ऑफ कंट्रोल क्या है, क्या वो इंडियन कंपनी है या अदर देन इंडियन कंपनी है, यानी कि फॉरेन कंपनी। तो इंडियन कंपनी है तो वो तीनों, चाहे उसका कुछ भी है, ये 3 कंडीशन है, होली इन इंडिया, प्लेस ऑफ कंट्रोल इंडिया से हो रहा हो, होली आउट ऑफ इंडिया हो, और पार्शली इन इंडिया हो। तो इन तीनों कंडीशन में अगर कोई कंपनी इंडियन कंपनी, उसका आगे लिखा हुआ है भारतीय कंपनी, तो वो रेजिडेंट होगी। लेकिन अगर लिखा है कि कोई MNC है, फॉरेन की कंपनी है, बाहर की कंपनी है, अगर उसका पूरा कंट्रोल इंडिया से है तो रेजिडेंट हो जाएगा, और आउट ऑफ इंडिया है तो नॉन रेजिडेंट, और पार्टली है तो भी नॉन रेजिडेंट। तो किसी बाहर की कंपनी को भारत में रेजिडेंट होने के लिए उसका पूरा मैनेजिंग एंड कंट्रोलिंग इंडिया से होना आवश्यक है। अगर वो इंडिया से बाहर है तो नॉन रेजिडेंट माना जाएगा, और कंपनी कभी भी ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी नहीं होती। ये है इनकम, कि उसकी जो भी इनकम है उन किस कंडीशन में, जो मैं कह रहा था कि एक इंडिविजुअल स्टेटस आपको बताता है कि आप कि जो टैक्स है वो लायबल होगा यहाँ पे या नहीं होगा। तो उसके लिए क्या है, एनी इनकम विच इज accrued, arisen or deemed to be accrued or arisen in India which may received India or outside of the India। अगर ऐसी कोई इनकम जो भारत में आपने कमाई है, ये कमाई हुई मानी गई है, या भारत में रिसीव हुई, तीनों में कोई भी एक सिचुएशन हो, तो तीनों टाइप के रेजिडेंट के लिए वो टैक्सेबल हो जाएगा, चाहे वो ऑर्डिनरी है, नॉट ऑर्डिनरी है या नॉन रेजिडेंट है, वो टैक्सेबल हो जाएगा। पहली कंडीशन, यानी कि कोई इनकम अगर भारत में कमाई गई है, भारत में कमाई गई मानी गई है, या भारत में रिसीव हुई है, तो इन तीनों कंडीशंस में वो इनकम जो है यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगी तीनों रेजिडेंट के लिए। दूसरी कंडीशन है एनी इनकम विच इज रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया विच इज accrued एनी प्लेसेस। अगर कोई इनकम कहीं भी जनरेटेड हुई है, यानी सपोज मैं 1 महीने नौकरी करने के लिए फॉरेन गया, उसके बाद मैं इंडिया में आया, और जो मैंने वहां कमाया था वो पैसा मेरे अकाउंट में इंडियन खाते में आया है यहाँ, यानी कि रिसीव्ड इन इंडिया, डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, या तो इंडिया में रिसीव हो या इंडिया में रिसीव मानी गई हो। ये अगर दोनों सिचुएशन यहाँ पे हैं तो उस केस में भी तीनों इंडिविजुअल, जो तीनों रेजिडेंशियल स्टेटस हैं, उनके लिए टैक्सेबल होगा, क्योंकि इनकम रिसीव्ड इन इंडिया है। ऊपर भी यहां पे लिखा है मैंने, रिसीव्ड इन इंडिया और आउटसाइड ऑफ द इंडिया, वो तो उपार्जित है, इंडिया में आपने कमाई है वो इनकम। सपोज कोई फॉरेन का यहाँ आता है, उसने यहाँ 1 महीना जॉब करी या 6 महीने जॉब करी, और उसका पैसा उसको उसकी कंट्री में जाता है, लेकिन उसने क्या किया, उस इनकम को इंडिया में कमाया है, यहाँ बैठ के उसने काम किया है, तो वो इंडिया में ही टैक्सेबल होगी। इनकम
कहीं भी कमाओ, लेकिन अगर इंडिया में रिसीव हो रही है तो वो इंडिया में टैक्सेबल होगी तीनों कंडीशन में। दिक्कत कहाँ है? दिक्कत है तीसरे से, एनी इनकम विच इज एक्रूड अरिजन आउटसाइड ऑफ द इंडिया एंड रिसीव्ड आउटसाइड ऑफ द इंडिया। भारत के बाहर कमाई हो और भारत के बाहर ही आपको रिसीव हो रहा हो तो केवल ऑर्डिनरी के लिए टैक्सेबल होगा, बाकी दोनों के लिए टैक्सेबल नहीं होगा इंडिया में। चौथी है एनी बिजनेस इनकम से अरिजन और आउटसाइड ऑफ द इंडिया बट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। लेकिन वो बिजनेस कहां से कंट्रोल हो रहा है? इंडिया से कंट्रोल हो रहा है, लेकिन इनकम आप कमा रहे हैं बाहर। तो ऑर्डिनरी के लिए टैक्सेबल, नॉट ऑर्डिनरी के लिए टैक्सेबल और नॉन रेजिडेंट के लिए नॉट टैक्सेबल। Last but not the least, any income from the past year which received or accrued outside of the India brought in India। कोई 10 साल 20 साल से फॉरेन में है, वहां पैसा कमाया है और उसके बाद वो इंडिया में आ रहा है उस पैसे को लेके, तो वो किसी भी स्थिति में इंडिया में टैक्सेबल नहीं है, चाहे वो प्रीवियस ईयर में ऑर्डिनरी रहा, नॉट ऑर्डिनरी रहा, नॉन रेजिडेंट। क्योंकि ऐसा माना गया है कि अगर वो इनकम वहां कमाई गई है तो उसके ऊपर उसको वहां पे टैक्स उसने पे कर लिया होगा। नाउ द एग्जेम्प्टेड इनकम है, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है कोई भी 10 जो है कर मुक्त आय बताएं आप, तो 10 कर मुक्त आय, उसके लिए ये जरूरी है समझना कि एग्जेम्प्टेड फॉर ऑल एसएससी, एग्जेम्प्टेड फॉर इंस्टीट्यूशन और एग्जेम्प्टेड फॉर नॉन रेजिडेंट, यानी कि सभी करदाताओं के लिए कर मुक्त आय हैं, एग्जेम्प्टेड फॉर इंस्टीट्यूशन यानी कि कुछ इंस्टीट्यूशन के लिए फ्री है, और ये सेक्शन 10 में रहती है वे सारी इनकम जितनी भी हैं एग्जेम्प्टेड इनकम जो है। ये कुछ है एग्जेम्प्टेड फॉर ऑल एसएससी, एग्रीकल्चर इनकम फुल्ली रिसीव्ड फ्रॉम एचयूएफ, शेयर फ्रॉम फर्म्स इनकम्स, profit of SHGs, compensation of Bhopal gas, some receive from life insurance, some receive from PPF, payment of Sukanya Samriddhi account, payment from NPS, scholarship है, award reward है, income of minor है, ये 1500 तक फ्री है। ठीक है। फैमिली पेंशंस, अगर डाई इन द कोर्स ऑफ ड्यूटीज, उसकी अगर उस केस में अगर फैमिली पेंशन है तो इन केस ऑफ आर्म्ड फोर्सेज ये फ्री है। डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी से है वो फुल्ली एग्जेम्प्टेड है। तो 14 इनकम तो ये मैंने आपको बता दी। 15 यहाँ से शुरू है। नेशनल डिफेंस गोल्ड फंड फुल्ली एग्जेम्प्टेड है। स्पेशल बियरर बॉन्ड 1981 फुल्ली एग्जेम्प्टेड। ट्रेजरी सेविंग सर्टिफिकेट फुल्ली। नेशनल प्लान 12 ईयर नेशनल प्लान, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट, अगर आपका पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट है तो उसका जो ब्याज है वो 3500 तक फ्री है इंडिविजुअल अकाउंट के लिए, और ज्वाइंट अकाउंट के लिए 7000 रुपए तक फ्री है। अलाउंसेस ऑफ एमपीज एमएलएज ये भी आपके फुल्ली एग्जेम्प्टेड है। तो ये टोटल 22 इनकम है। नाउ द एग्जेम्प्टेड फॉर इंस्टीट्यूशन, कोई इंस्टीट्यूशन है तो उसकी कौन से? इनकम ऑफ लोकल अथॉरिटी फ्री है। इनकम ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन, कोई न्यूज एजेंसी की इनकम, खादी विलेज ग्राम उद्योग की इनकम, प्रसार भारती की इनकम, नोटिफाइड म्यूचुअल फंड कंपनीज की इनकम, कॉर्पोरेट सोसाइटीज की इनकम, प्रोविडेंट फंड की इनकम और पॉलिटिकल पार्टीज की इनकम, ये सब फ्री है। इनके ऊपर भी कोई टैक्स नहीं लगता, सब अंडर 10 में आती है। नाउ द एग्जेम्प्टेड इनकम फॉर नॉन रेजिडेंट, जो नॉन रेजिडेंट है इंडिया में उसके लिए कौन कौन सी इनकम फ्री होती है? तो उसके लिए जो इनकम फ्री होती है वो है इंटरेस्ट ऑफ सेविंग सर्टिफिकेट, रेम्युनरेशन ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड, अलाउंसेस और परक्विजिट्स आउटसाइड ऑफ द इंडिया, और इनकम ऑफ एन एडवाइजर। अगर किसी एडवाइजर की तरह की आपकी इनकम है तो वो भी आपको फ्री मिलेगी। ठीक। एग्जेम्प्टेड इनकम फॉर एम्प्लॉइज ऑल्सो, एम्प्लॉइज के लिए LTC लीव ट्रेनिंग कंसेशन, अलाउंसेस और परक्विजिट रिसीव अब्रॉड, डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुटी, ये सब आप पढ़ेंगे। एक सर्टेन लिमिट तक फ्री है ये गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए सारी फ्री है। डेथ कम रिटायरमेंट, कंप्यूटेड अमाउंट ऑफ द पेंशंस, इनकैशमेंट ऑफ अर्निंग, स्पेशल अलाउंस फॉर ऑफिशियल ड्यूटीज, तो इनके लिए कुछ रूल रेगुलेशन है, एक लिमिट तक ये फ्री है, उसके बाद ये टैक्सेबल हो जाते हैं। नाउ द इम्पोर्टेंट, अब आपका एक्चुअल में न्यूमेरिकल चीज शुरू हो रही है, इनकम फ्रॉम सैलरी। तो सैलरी जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जैसे इनकम डेफिनेशन है वैसे सैलरी है। सैलरी हम ग्रॉस सैलरी लेते हैं, इसमें कैश रिसीव है, कैश सैलरी, वेजेस, बोनस, कमीशन, अलाउंसेस सब आता है इसमें, प्लस परक्विजिट्स यानी कि कोई आपको सुविधा मिल रही है, मॉनिटरी वैल्यू ऑफ हाउस है, सर्वेंट है, गैस है, इलेक्ट्रिक, वाटर, ये सब इसमें आता है, प्लस प्रॉफिट इन ड्यू ऑफ द सैलरी, यानी कि सैलरी के स्थान पे अगर आपको कोई प्रॉफिट दिया जा रहा है। नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि एन एम्प्लॉयर मे बी एन इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी और एनी अदर इंस्टीट्यूशन, राइट।
कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ सैलरी और वेजेस में, हम एक ही मानते हैं उसको, इनकम टैक्स एक ही मानता है। एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना जरूरी है। सैलरी फ्रॉम मोर देन वन एम्प्लॉयर भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सैलरी बिकम टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस, सैलरी जो है वो ड्यू बेसिस के हिसाब से टैक्सेबल होगी। और एरियर ऑफ सैलरी टैक्सेबल ऑन रिसीव बेसिस, सैलरी हमेशा ड्यू बेसिस पे होती है टैक्सेबल, यानी कि सपोज इस महीने आपने सैलरी कमाई मिली नहीं है, अगर आपको टैक्स देना तो ड्यू बेसिस पे आप उसको दे देंगे। दूसरा, एरियर ऑफ कंपनी एरियर ऑफ सैलरी टैक्सेबल ऑन रिसीव, अगर कोई एरियर है, डीए का एरियर आ रहा सपोज 2-3 महीने का जो भी, तो आप उसको क्या करते हैं, जब वो रिसीव होगा तभी वो टैक्सेबल होगा, ये ड्यू बेसिस पे टैक्सेबल नहीं होता कभी भी एरियर। ठीक, ओके। नाउ थोड़ा आगे खिसक गया है। यस, ये अलाउंसेस है, एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस है, ग्रॉस सैलरी, हाँ जी, यस, ओके। नाउ द नेक्स्ट, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस सैलरी। तो ग्रॉस सैलरी का कंप्यूट कैसे करेंगे, सैलरी, अलाउंसेस, परकेजेस एंड प्रॉफिट इन लिeu ऑफ द सैलरी, ये जैसे मैंने पहले बताया। अब अलाउंसेस में भी क्या है, फुल्ली एग्जेम्प्टेड है, पार्टली एग्जेम्प्टेड है और फुल्ली टैक्सेबल है, इनको हम यहाँ आगे देखेंगे। उसके बाद परकेजेस में है तो टैक्सेबल परकेजेस फॉर ऑल एम्प्लॉइज, टैक्सेबल परकेजेस फॉर द स्पेशल एम्प्लॉइज एंड एग्जेम्प्टेड परकेजेस फॉर ऑल एम्प्लॉइज, की जो सबके लिए फ्री हैं, जिनके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं। अब इसकी हम डिटेल पढ़ेंगे एक एक करके। तो जैसे मैंने आपको बोला, आगे दिखा था, बेसिक सैलरी तो आप समझ गए हो, बेसिक अपॉइंटमेंट जो आपका होता है। बोनस इज ऑल्सो इंक्लूड इन द सैलरी ऑन रिसीव बेसिस है। कमीशन है, एन्योरिटी है, एडवांटेज है, ये सारी चीजें हैं एग्जेम्प्टेड अप टू द, ये एक्सप्लेनेशन है कि आपको सैलरी में कौन कौन सी चीजें जुड़ती हैं। नाउ द अलाउंसेस फॉरेन ओवरसीज अलाउंस है, अलाउंसेस रिसीव फ्रॉम यूएनओ, अलाउंसेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, ये फुल्ली एग्जेम्प्टेड है। अगर क्वेश्चन आएगा कि फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस बताइए, तो आप फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलाउंस में ये 3 अलाउंसेस हैं, फॉरेन और ओवरसीज अलाउंस, अलाउंसेस रिसीव फ्रॉम यूएनओ और अलाउंसेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस जो होंगे ये फ्री होंगे। फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस कौन कौन से हैं, ये पूरी लिस्ट है आपकी, कि जिन अलाउंसेस के ऊपर आपको कोई भी एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, सीधे सीधे आपकी सैलरी में जुड़ जाएगा। वो है डियरनेस अलाउंस, डियरनेस पे, सिटी कंपनसेशन अलाउंस, रूरल अलाउंस, नॉन प्रैक्टिस अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, सर्वेंट अलाउंस, प्रॉक्टर अलाउंस, वार्डनशिप अलाउंस, टिफिन अलाउंस, डॉग अलाउंस, ओवर टाइम अलाउंस और डेपुटेशन अलाउंस। अगर आपको क्वेश्चन में इनमें से कोई भी अलाउंसेस दिखे तो आप उसको सीधे सैलरी में ऐड कर देंगे। ओके, नाउ द पार्टली एग्जेम्प्टेड अलाउंस। तो पार्टली एग्जेम्प्टेड अलाउंस क्या होता है, पार्टली एग्जेम्प्टेड, these allowances may be fully or partly exempted on the basis of competition of some certain condition। a partially exempted allowances as, सबसे पहले इसमें आता है हाउस रेंट अलाउंस, an employee get from his employer house rent allowance in the cash whether he is living in a rented house or in his own house। if the employee has his own house, HRA will be fully टैक्सेबल। सपोज अगर मैं अपने घर में रह रहा हूं और मुझे एचआरए मिल रहा है, तो वो मेरा एचआरए सीधे के सीधे टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि मैं अपने घर में रह रहा हूं। तो उस घर में रहने के लिए मैं कोई भी किराया नहीं देता हूं, तो जो भी एचआरए मुझे मिलेगा वो मेरी सैलरी में हो जाएगा। लेकिन अगर ये थोड़ा सा डेफिनेशन नीचे क्लियर और हो जाएगा आपको, इफ द एम्प्लॉय लिविंग इन द रेंट और ओनर हाउस, अगर आप रेंट पे रह रहे हैं या फिर ओनर के हाउस में रह रहे हैं, ठीक है, यदि आप रेंट में रह रहे हैं और ओनर के हाउस में रह रहे हैं, तो ये आपको तो यहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको कितना एचआरए एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस, ये फुल्ली एग्जेम्प्टेड अभी बताए थे आपको। तो एचआरए आपका जो टैक्सेबल है, नॉन टैक्सेबल है, उसको देखने के लिए हम इस तरह से यूज करेंगे कि अगर इफ द एम्प्लॉय लिविंग इन रेंट, अगर आप रेंट पे रह रहे हैं या फिर ओनर के हाउस में रह रहे हैं, यानी कि जिसके यहाँ आप काम कर रहे हैं उसके यहाँ रह रहे हैं,
उसने आपको कमरा अगर कहीं से दिला रखा है तो उस केस में क्या, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जम्प्टेड। तो जो नीचे 3 कंडीशन दी हैं उन तीनों में से सबसे कम जो होगा वो आपका एग्जम्प्टेड हो जाएगा। पहला क्या है, एक्सेस अमाउंट ऑफ रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी, यानी कि जो आपकी सैलरी है उस सैलरी, अच्छा सैलरी यहाँ पे क्या मानेंगे, सैलरी में आप जोड़ेंगे बेसिक सैलरी, डीपी यानी कि डियरनेस पे है तो सीधे जुड़ जाएगा, डियरनेस अलाउंस है तो आपको देखना पड़ेगा इफ ऑन द बेसिस ऑफ सर्विस कंडीशन, अगर इस तरह की कोई कंडीशन दी है तो ही आप उसको जोड़ेंगे, अदरवाइज उसको आप नहीं जोड़ेंगे। प्लस कमीशन ऑन द फिक्स रेट ऑफ सेल्स, अगर कमीशन दिया है 5000 तो नहीं लिखना है, अगर कमीशन दिया है 4%, 2%, 3% ऑफ द सेल्स तो उसको जोड़ेंगे आप। डीए दिया हो और ब्रैकेट में लिखा हो 50% इन टर्म्स ऑफ सर्विस कंडीशन या रिटायरमेंट बेनिफिट तो आप 50% जोड़ेंगे। लेकिन अगर डीपी दिया है तो सीधे जितना डियरनेस पे दिया होगा सीधे सीधे सैलरी के बेसिक सैलरी के साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे हम सैलरी को वो मानते हैं। तो एक्सेस अमाउंट ऑफ रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी, तो आपने पूरे इन सैलरी का टोटल करना है और फिर देखना आप कितना रेंट पे करते हैं। आप इसको मंथली भी काउंट कर सकते हैं और एनुअली भी काउंट कर सकते हैं। तो रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी यानी कि जो अमाउंट आई है उसका 10% निकालना है। फिर देखना आपने रेंट, सपोज आपका जो सैलरी है एक महीने की वो 50,000 होती है तो उसका 10% हो गया 5,000, तो आप 5,000 रुपए यहाँ के लिए अप्लाई हो जाएंगे। फिर आप देखेंगे आप रेंट कितना पे कर रहे हैं, सपोज आप 6,000 रुपए रेंट पे कर रहे हैं तो रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी हो जाएगा 1,000, 6,000 माइनस 5,000, 1,000। दूसरी है एक्चुअल अमाउंट ऑफ द एचआरए रिसीव, आपको एक्चुअल में एचआरए कितना मिल रहा है वो आप देखेंगे। एंड तीसरा है 50% ऑफ सैलरी इन केस ऑफ दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई एंड 40% सैलरी रेस्ट ऑफ द इंडिया। अब इन तीनों अमाउंट में जो सबसे कम है आपकी सैलरी से वो कम हो जाएगा, यानी कि जो आपको एचआरए मिल रहा है उस एचआरए में से ये अमाउंट घट जाएगी, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग कम हो जाएगा। सपोज वही माना हमने कि 6,000 रुपए आप सपोज रेंट देते हैं, 5,000 रुपए आपका 10% ऑफ सैलरी है तो 1,000 रुपए जो आया वो आपने लिख दिया। फिर एक्चुअल एचआरए सपोज आपको 2,000 रुपए मिल रहा है और 50% ऑफ सैलरी आपका हो जाएगा 25,000, तो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग है वो 1,000 है। तो जो एक्चुअल एचआरए रिसीव हुआ है 2,000, उसमें से आप 1,000 रुपए माइनस कर देंगे और 1,000 रुपए आपका टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक, ये उस केस में जब आप रेंट पे रह रहे हैं या फिर ओनर के हाउस में रह रहे हैं। लेकिन अगर आप अपने घर में रह रहे हैं, इफ एम्प्लॉय लिव इन ओन हाउस, अगर अपने खुद के घर में रह रहे हैं तो होल अमाउंट ऑफ एचआरए शैल बी टैक्सेबल। तो एचआरए का जितना भी अमाउंट होगा वो सब का सब आपका क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। दूसरा अलाउंस है एंटरटेनमेंट अलाउंस, ये सिर्फ और सिर्फ किसको मिलता है, जो आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉय उनको। तो एक्चुअल अमाउंट रिसीव 20% ऑफ सैलरी और 5,000 रुपए मैक्सिमम, इन दोनों में, इन तीनों में से जो भी कम होगा उसकी आपको छूट मिल जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए आई थिंक दैट्स इनफ, बाकी हम इसको कल देख लेंगे कल क्या होगा।